Hi everyone, today we are going to discuss about the relative strength of acid and base. ओके तो एसिड और बेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। उनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं वेरी इजीली। ओके प्लेलिस्ट हमने बना रखी है एसिड बेस के नाम से, हमारी क्या मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसिड बेस के नाम से, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर। ओके तो यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज़ एसिड बेस की हमें स्ट्रेंथ पढ़नी है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक है। ओके तो ये वाला जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास तो ये वाला हमारा जो कंसेप्ट रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में, हम ये वाला कंसेप्ट किसके लिए रहेगा, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स होंगे तो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो जैसे एमएससी एंट्रेंस, ओके तो अगर आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी टॉपिक से आएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। यानी आपको एसिड्स एंड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको आपने कंपेयर करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। आप सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो, अब आपको कंपैरिजन करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है और आपका वीक कौन सा है। यानी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे और आपके वीक कौन से होंगे। एसिड और बेस दोनों की बात कर रही हूँ, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा वीक एसिड होगा। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा और वीक बेस कौन सा होगा। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके तो इस कंसेप्ट में हम बेसिकली ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। तो ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते हैं वो आपके इसी से आते हैं। यानी आपको कंपैरिजन की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कंपैरिजन जो है वो आपको सिर्फ इसी टॉपिक से मिलेगा। ये वाला कंपैरिजन हम इसमें पढ़ेंगे। ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं विच आयनाइज, जो क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, विच आयनाइज, ओके विच आयनाइज टू लेसर विच आयनाइज टू सॉरी मोर एक्सटेंट, जो ज़्यादा आयनाइजेशन करते हैं, जो इजीली क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं। अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, लेविस है, अच्छा लक्स फ्लड है, युस्वानो कंसेप्ट है, अर्हेनियस है, ब्रॉन्स्टेड है। जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। ओके तो ये आप सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही इस टॉपिक पे आना है क्योंकि यहाँ पर सारे कंसेप्ट आपके लगेंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है प्रोटोनिक एसिड की, जिस एसिड के पास क्या है H पॉजिटिव, तो हम सिर्फ H पॉजिटिव की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे इधर। ठीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे वो एसिड्स होते हैं जो ईजिली H पॉजिटिव आयन देते हैं, ईजिली आयनाइज करते हैं, जिनका आयनाइजेशन बहुत अच्छा है, मोर एक्सटेंट तक, लार्जर एक्सटेंट तक क्या करते हैं, वो एक्सटेंट कर तक आयनाइजेशन करते हैं और ईजिली हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके तो आप एसिड को समझ गए हो स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होंगे, और उसके अपोजिट में जो वीकर स्ट्रेंथ तक आयनाइजेशन करते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वीकर एसिड हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम दे देते हैं HCl। HCl जो है बहुत फास्ट आयनाइजेशन करता है, H पॉजिटिव ने HCl में आयनाइज कर जाएगा, Cl नेगेटिव में, तो H पॉजिटिव आयन जो है ये इजीली देता है, इसलिए ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। वीक बेसिक और हम कंसेप्ट देख लेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या पढ़ लिया है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिया, जैसे HCl हो गए हमारे, H2SO4 हो गए हैं। ओके तो ये वाले हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास हो गए हैं। नाइट्रिक एसिड होगा, ये भी इसका एग्जांपल है, ये इजीली आयनाइजेशन इनका बहुत अच्छा है, इजीली आयनाइज टू गिव H पॉजिटिव आयन। ओके तो अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वीक एसिड कौन सा है। और जैसे हमारे पास HCN हो गया है, HF हो गया है। ओके ये वाले सारे क्या है, हमारे वीक एसिड है क्योंकि इनका आयनाइजेशन कैसा है, पुअर है, इनका आयनाइजेशन कैसा है, पुअर है, वीकली आयनाइज करते हैं ये, इनका आयनाइजेशन अच्छा नहीं है, ये इजीली मतलब इनको हमें धक्के से इनके अंदर से H पॉजिटिव आयन को खींचना पड़ता है, ये इजीली H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। कौन, वीक एसिड। तो वीक एसिड्स जो होता है उनसे हमें H पॉजिटिव आयन को खींचना पड़ता है, ये देते ही नहीं है। जैसे हमें कोई पैसा नहीं देता ना, उससे उधार, जैसे हमें किसी से उधार लेनी है तो वो क्या करता है, उधार नहीं देता, हमें खींचना पड़ता है, स्ट्रांगली उसे लेना पड़ता है उधार। उसी तरह से जो हमारे ये वाले एसिड्स होते हैं वीक एसिड से H पॉजिटिव आयन हमें खींचना पड़ता है, H पॉजिटिव आयन को हमें खींचना पड़ता है स्ट्रांगली। ये क्या होते हैं, वीक एसिड को अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं। ओके इनकी स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो इजीली H पॉजिटिव देते हैं, उनकी लार्जर एक्सटेंट तक वो आयनाइज कर देते हैं, बहुत अच्छे वाले एसिड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इजीली H पॉजिटिव दे रहे हैं। ओके सो ये वाला एग्जांपल हो गया यहाँ पर।
देखिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई भी वीक एसिड है, वो हम डिवीज़न जो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक का, जैसे HCl हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड हमारे पास होता है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये डिस्टिंक्शन है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, ये जो डिस्टिंक्शन है ये हम करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के कंसेप्ट पे। ये डिस्टिंक्शन जो हो रहा है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो Ka वैल्यू पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे पी के वैल्यूज़ को हम पढ़ेंगे, जिससे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा, कौन सा वीक रहेगा। मैं आपको पी के वैल्यूज़ भी दिखाऊंगी इनकी। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले एक आयनाइजेशन पढ़ते हैं। किसी भी एसिड का हम एक आयनाइजेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालेंगे, दैट इज़ के और उसके अकॉर्डिंग हम पी के इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू पीएच वैल्यूज़, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी पीएच वैल्यूज़ भी निकालेंगे। ओके, अब देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने कोई एसिड लिया है, इसको वो क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटोनिक एसिड में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि इनके पास क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव हम दे सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। तो यहाँ पर हमने प्रोटोनिक एसिड का आयनाइजेशन किया है। प्रोटोनिक एसिड जो है आयनाइज कर जाएगा इनटू H पॉजिटिव आयन में, और A नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, इनका कन्वर्जन हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव आयन में डिसोसिएशन हो गया है। इस HA एसिड ने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन दे दिया है, और A नेगेटिव जो है ये क्या बच गया हमारा, कॉन्जुगेट। बताओ क्या बना, ये तो हमारा एसिड है, एसिड से हमारा क्या बन रहा है, H पॉजिटिव आयन बन रहा है, और एक हमारा A नेगेटिव आयन बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में मैंने एक साइन लगाया, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। तो इक्विलिब्रियम हो गया इनके बीच में, जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन जो है, जैसे यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर मान लो 0 होंगे एट टाइम 0 पे, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर इधर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 100 थे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 200, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक HA मॉलिक्यूल है, इस HA से कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं हमारे, 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इधर 100, तो इधर हमारे क्या हो जाएंगे, 200 हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल डिसोसिएशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरह से हम डिसोसिएशन करेगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज के ए क्या होगा हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ये किसके लिए है, एसिड के लिए है। अब देखो जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर क्या होती है, हमेशा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होती है, ऊपर हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे क्या होती है हमारे पास, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होती है। तो ये आप ध्यान रखना कि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे हमारी क्या होती है, हमेशा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होती है, ये याद रखेगा, ये याद रखना बहुत इजी रहेगा। तो आपके रिएक्टेंट्स कौन से हैं, HA हमारा क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास है, HA हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में क्या है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव हमारे क्या है, प्रोडक्ट में, इनका आपने प्रोडक्ट लेना है। तो दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स होता है। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई है हमारे यहाँ पर कि Ka को हम कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास Ka इज इक्वल टू में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, HA हमारे पास हो गया, दैट इज़ A नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, HA हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास है, HA हमारे पास हो गया है रिएक्टेंट। ये आपको समझ में आ गया है यहाँ पर, HA यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन है। तो आपने करना क्या है, जस्ट जो आपकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट लेना है, दैट इज़ क्या, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपके पास और ये आपकी A नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया है डिवाइड बाय आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप किसी भी रिएक्शन में जाओगे तो आपको ऐसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो Ka हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल सकते हो ऑफ एसिड। तो ये किसी भी एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, या फिर इसको दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसको, Ka को। आप समझ गए हो, इसके मैंने दो नाम आपको बता दिए हैं क्लियरली, कि जो आपके पास Ka है दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के लिए क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से उसको डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में है, ये देखना ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय
रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इसका रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं के हमारे पास क्या है, एक आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। इसको आपने ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर हम के ए को फाइंड आउट कर चुके हैं। के ए हमारा क्या होता है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है हमारा, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। किसका है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एसिड का है, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमारे पास है, या फिर इसको हमने क्या बोला, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ए इसके बाजू में लिखा हुआ है, ए जो है इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ए का मतलब यहाँ पर एसिड ही है, कि किसी भी एसिड का हमने क्या लिया यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया। किसी भी एसिड का हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट इसलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो ए यहाँ पर एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर के बी लिखती हूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, के बी हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो के ए जो होता है, के ए क्या 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 लिखा था मैंने, के यू को एच प्लस की कंसंट्रेशन थी और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट था दोनों का, ओके। तो डिवाइड बाय में क्या था हमारे पास वो, और देखो इसको मैं बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ कि के ए को हमने क्या लिखा है, आप पढ़ चुके हो, प्लीज़ प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हो कि ए हमारे पास होता क्या है, वो क्या होता है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में कंप्लीट कर चुकी हूँ, एच ए, ओके, इसकी कंसंट्रेशन। अब एक में आप ध्यान से सुनो, के ए जो होता है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसमें फॉर्मूले देख सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले में जो आपका के ए है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना हमारा के ए बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा के ए बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी एसिडिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अब के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि ए की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन। तो जो इजीली एच पॉजिटिव आयन देगा, जो इजीली एच पॉजिटिव आयन देगा उसकी क्या बढ़ेगी, कि ए वैल्यूज़ बढ़ेंगी, कि ए वैल्यूज़ जिसकी बढ़ेंगी उसकी क्या बढ़ेगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक ही स्लाइड में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप के ए निकालिए किसी भी एसिड का, उसकी एच पॉजिटिव की स्ट्रेंथ, यानी जितना ईजिली वो एच पॉजिटिव आयन देता है उतना जितने ज़्यादा उसकी एसिडिक मतलब एच पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा उसकी होती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एसिड है कितना स्ट्रांगली डिसोशिएट होता है इनटू द आयंस। जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, बहुत ईजिली आयनाइज हो रहा है आपका एसिड। तो के ए इस तरह से डिटरमाइन कर रहा है, अगर कोई इजिली एच पॉजिटिव आयन दे रहा है इसका मतलब हमारा जो एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इजिली डिसोशिएट हो रहा है इनटू आयंस में, और जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो तीनों हमने स्लाइड्स में कंप्लीट कर दिए। तो के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, ओके। अब देखो जो हमारे नेक्स्ट हम यहाँ पर पी के ए वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। पी के वैल्यूज़ इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ के ए वैल्यूज़, ओके। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी नेगेटिव लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम के साथ में अगर नेगेटिव होता है, ओके, तो लॉगरिथम के साथ जो टर्म होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ओके। यानी लॉगरिथम के आगे जब भी माइनस होता है, पूरी टर्म आप ध्यान से देखिए, लॉगरिथम की पूरे टर्म की बात कर रहे हो तो लॉग के साथ के ए भी है, ओके। तो लॉगरिथम के साथ जो ये पूरे टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, लॉगरिथम की ये पूरे टर्म में इसको सर्कल कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की पूरी टर्म है। जब भी लॉगरिथम के आगे माइनस का साइन होता है वो हमेशा क्या चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो आप इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, यानी पी के ए इज इक्वल टू में माइनस, माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि इसको हमने डिवाइड में कर दिया है, लॉग के ए हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है दैट कि पी के ए है जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए है, ओके। ये बात क्लियर है आपको। पी के ए जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी के ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ के ए, ओके। तो यहाँ पर आपको पी के ए जो होता है दैट इज इक्वलेंट होती है टू द पी एच, पी एच के इक्वलेंट होती है। आपने पी एच वर्ड तो सुना ही है, तो पी एच के इक्वलेंट यहाँ पर क्या हो गया है, पी के ए हो गया है। पी एच जो होता है वो हमेशा एच पॉजिटिव की स्ट्रेंथ में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर हमने एसिड लिया और कुछ भी नहीं है, ओके। तो पी ए के ए जो होता है वो एसिड के टर्म्स में है, तो यहाँ पर आप पी एच और पी दोनों एक ही हमारी एक ही टर्म्स, तो आपको इस तरह से आप इनको कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने बात स्पेशली इंक्लूड क्यों किया है, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पी के ए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए है। दैट मीन्स अगर आपकी किसी भी एसिड की के ए वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ओके।
अगर किसी की भी के ए वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पी के वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है इन टर्म्स में, जब आपकी के ए वैल्यू बढ़ेगी तो पी के वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी एक चीज़ बढ़ रही है, यानी के ए आपकी बढ़ रही है, तो पी के वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होंगे उनकी पी के वैल्यू निगेटिव्स में मिलेगी, यानी बहुत लेस मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी। ओके, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि आपकी, देखो नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। मीन्स ये हुआ कि जो हमारा के ए है, अगर किसी भी, अगर मान लो मैं लिख देती हूँ एच सी एल। ओके, एच सी एल लिख दिया मैंने और H2SO4 मैंने लिख दिया है। HCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये वाले हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए हैं। ओके, के ए वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। के ए वैल्यू क्या मिलेगी इनकी, बहुत ज़्यादा हाई। दैट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनकी के ए वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। के ए वैल्यू जब इसकी हाई है तो पी के वैल्यू क्या होगी, इसकी बहुत ज़्यादा लो होगी, क्योंकि पी के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए होता है। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, क्योंकि इसकी के ए वैल्यू की, के ए वैल्यू यानी के एसिडिटी की वैल्यू जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है H2SO4 HCl की। तो के ए वैल्यू अगर इसकी बहुत ज़्यादा हाई है तो पी के वैल्यू बहुत लो हो जाएगी, यानी इनकी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव में मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो इनकी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। पी के ए जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी, पी के ए जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो इनकी क्या होती है, नेगेटिव में होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। आपको ध्यान रखनी है बात कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो पी के वैल्यूज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊंगी कि कैसे इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आप इस टेबल में ध्यान से देख सकते हैं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ओके, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी क्या मिलेगी, नेगेटिव आपको मिलेगी या फिर कम मिलेगी। ये के ए वैल्यूज़, पी के वैल्यूज़ आपको दिखा रखी है, आपका डिसीजन कांस्टेंट दिखा रखा है, ये आपके एसिड्स गिवन होते हैं। 3 चीज़ें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एसिटिक एसिड आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है। जो भी वीक एसिड्स होते हैं उनकी के ए वैल्यू क्या मिलेगी आपको, लेस मिलेगी। इनकी ए वैल्यू लेस हो जाएगी तो पी के वैल्यूज़ उनकी क्या होंगी, हाई हो जाएंगे। ओके, आपके ये बात क्लियर है, क्योंकि जो वीक एसिड है, जैसे आपका HCl एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, के ए वैल्यू इसकी लेस हो जाएगी तो पी के वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इनकी ये वाली बात क्लियर है हमारे यहाँ पर। तो इसमें तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसका हमने एसिड ले लिया इधर और इसका हमने डिसोसिएशन कर दिया, और इसकी पी के वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4.76, यानी हाई पी के वैल्यू है। जिसकी पी के वैल्यू हाई होती है तो उसकी के ए वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, उसके बाद HF एसिड है, ये हमारे कार्बोनिक एसिड है, बोरिक एसिड है, एसिड, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वीक एसिड्स होते हैं। देखो, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है, हमारा 3 यानी HF इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 3.00 वैल्यू है। जिसकी पी के वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मीन्स मतलब उन इन कंपैरिजन टू, इन सभी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसमें क्या है, हमारा HF ही है। ओके, अब जैसे हमारे पास क्या है, H2SO4 एसिड हमने ले लिया। अब हमने क्या ले लिया, एग्जांपल में H2SO4 एसिड ले लिया। तो H2SO4 एसिड का हम डिसोसिएशन करेंगे। ओके, तो डिसोसिएशन किया हमने, क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोनिक एसिड, और प्रोटोनिक एसिड क्या देंगे आपको, प्रोटॉन्स देंगे, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इसने एक H पॉजिटिव लूज कर दिया है। तो एक H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या बच जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, HSO4 जो है फिर एक H पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसके पास एक और H पॉजिटिव है। तो एक और H पॉजिटिव इसने दे दिया है। लास्ट में क्या निकल गया हमारे पास, SO4 बचा सिर्फ हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 H पॉजिटिव निकाल दिए हैं। एक ऊपर H पॉजिटिव निकल गया, एक नीचे H पॉजिटिव निकल गया। तो इस तरह से ये 2 H पॉजिटिव दे सकता है। ये क्या हो गया आपका, बाईप्रोटिक एसिड हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो आप, बाईप्रोटिक एसिड बोल सकते हो, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव यहाँ पर दे सकता है। तो इसके 2 कांस्टेंट आएंगे हमारे पास, 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पर, तो 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे इसके। ओके, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। तो इसको बायोप्रोटिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव जो है डोनेट कर सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सारे रिएक्शन, ये नहीं है कि आप एक ही स्टेप में H पॉजिटिव दे देंगे। तो पहले स्टेप में एक दिया, फिर दूसरे में दूसरा H पॉजिटिव इसने दिया। ओके, अब देखो, सबसे पहले इसका हम KA1 निकालेंगे। KA1 जो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन से आएगा, और KA2 आपका सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है, डिवाइड बाय में आपका क्या हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव आपके पास हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 आपके पास हो जाए। तो ये आपका रहेगा KA। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, KB भी हम इसका फाइंड आउट करेंगे। आपको KA समझ में आ गया है यहाँ पर।
को हम क्या लिखेंगे, Ka2 निकालेंगे। जो हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास Ka2 निकालेंगे, उसमें भी ये रहेगा H पोस्टियन की कंसंट्रेशन रहेगी। जो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा ऊपर रहेगी और नीचे आपकी क्या रहेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी। तो नीचे आप रिएक्टेंट्स लिख देंगे यहाँ पर HSO4, एक नेगेटिव था यहाँ पर, एक नेगेटिव मत भूलना लिखना कहीं पर, तो एक नेगेटिव होगा। तो इस तरह से Ka1 और Ka2 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन में आप पुट अप करते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैकेनिज्म। अब देखो क्वेश्चन ये है कि दोनों जब हमने Ka निकाला था और Ka2 हमने निकाला है, ओके। तो Ka और Ka1 और Ka2 में कौन सा आपका हाइयर है, दैट मीन्स आपका ये वाली सही स्टेटमेंट है कि Ka2 आपका ज़्यादा हाइयर रहेगा या फिर Ka1 आपका हाइयर रहेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिलेशन करेक्ट है या फिर ये रिलेशन करेक्ट है, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है वो हाइयर होगा, 1 होगा या फिर आपका 2 हाइयर होगा, ओके। क्वेश्चन समझ गए हैं आप। देखो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आपने Ka2 लिखा था तो उसमें आपने क्या लिखा था, मैं एक बार इसका डिसोसिएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। Ka2 में जब आप डिसोसिएशन पढ़ते हैं तो आप HSO4 नेगेटिव का डिसोसिएशन करते हैं और उसमें से आप H पॉजिटिव आयन निकालते हैं और SO4 2 नेगेटिव के आप फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको H पॉजिटिव आयन कहाँ से निकालना है, इस HSO4 से निकालना है। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि HSO4 जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। आप नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से आप किसी H पॉजिटिव आयन स्पीसीज को छीनना चाहते हैं, किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अगर आप H पॉजिटिव आयन को खींचेंगे, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को अगर आप खींचते हैं, देखो ये तो नेगेटिव चार्ज है, इससे आपने क्या निकाला, H पॉजिटिव आयन निकाला। अब ये नेगेटिव चार्ज तो इस H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा ना, इसको क्यों देगा ये। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, कूलम्बिक जो फोर्स होते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं वो इसको अलाउ नहीं करते हैं कि तू H पॉजिटिव आयन दे। यानी HSO4 जो आपका ये सल्फेट बन रहा है ये वाला, जो है इजीली H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ विड्रॉ करके रखता है, दैट्स वाई। इसलिए जो आपका Ka2 होता है वो आपका क्या होता है, लेस होता है, उसकी वैल्यू लेस होती है, ओके। ये वाला क्लियर है। देखो इसमें से हमने क्या निकाला था, Ka1 हमने निकाला था, ओके। ये वाला हमारा सिंपल H2SO4 है। इस H2SO4 में क्या है, हम इजीली H पॉजिटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो H पॉजिटिव निकलेगा वो आपकी एक न्यूट्रल स्पीसीज से निकलेगा। किससे निकलेगा, एक न्यूट्रल स्पीसीज निकल। न्यूट्रल स्पीसीज इजीली आपको H पॉजिटिव दे सकती है इन कंपैरिजन टू नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। इसलिए आपका Ka1 जो है वो क्या रहेगा, आपका हमेशा हाइयर रहेगा देन Ka2। दैट विल बी योर आंसर रहेगा आपका, ये आपका आंसर है। और आप इसको इजीली आप क्वेश्चन के अंदर राइट कर सकते हैं आंसर को। तो न्यूट्रल स्पीसीज हम H पॉजिटिव इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए इसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है Ka जो होता है वो क्या बताता है, रेट बताता है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन है ये किसका है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो Ka हमारे पास क्या रहेगा, हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा Ka का इन कंपेरिजन टू Ka2 इन कंपेरिजन। तो ये हमने कंपेरिजन इनका कर दिया है, ओके। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे Kb ऑफ बेसिस। बेसिस का हम पढ़ेंगे, हम जैसे हमारे पास MOH हमारे पास क्या है, एक बेस है। तो ये वाला कौन सा बेस है, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। तो इसका जब हम डिसोसिएशन करेंगे, किस में डिसोसिएशन होगा, M पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये इजीली OH नेगेटिव आयन देता है, ओके। आपको पता है कि बेस वही सब्सटेंस होता है जो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। तो जो OH नेगेटिव आयन देता है वो आपके पास क्या होता है, एक अच्छा बेस होता है, जो ईजिली आपको बेस जो होता है सबसे अच्छा। ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, वीक बेस कौन सा होगा, ये और मैं एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, अभी मुझे ध्यान आ गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा और आपका वीक बेस कौन सा होगा, ये वाली बात क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और आपका वीक कौन सा होगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कौन सा आपका वीक होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये तो हमने पढ़ने लगे हैं। वीक बेस कौन सा होगा, वही कंसेप्ट चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वही बेस होगा जो इजीली OH नेगेटिव आयंस दे, ओके। जो इजीली क्या देगा आपको, OH नेगेटिव आयन दे, या फिर लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो इजीली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या करे, डोनेट करे, वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारा, ओके। और वीक कौन सा होगा, जो हमारा इजीली ना दे, ओके। ईजिली OH नेगेटिव आयन ना दे, लेसर एक्सटेंट तक दे, लेसर एक्सटेंट हो, उसकी लेसर टेंडेंसी हो टू डोनेट OH नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, ओके। तो जिस भी स्ट्रॉन्ग बेस हमने किसको कहा, स्ट्रॉन्ग बेस हमने उसको कहा है जो इजीली क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो वीकली
वीकली मतलब उसकी पुअर टेंडेंसी है टू डोनेट ओएच नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, जो इजीली डोनेट नहीं करता, लेस एक्सटेंट तक वो डोनेट करता है, उसको हम बोलेंगे वीक बेस। ओके, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि एग्जांपल कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक आपका है। ओके, वीक बेस में आप लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका वीक बेस होता है, इजीली ओएच नेगेटिव आयन नहीं देता है। ओके, और जो आपका ये बता देते हैं हम अमोनिया है, ये फिर भी एक अच्छा बेस है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो नाइट्रोजन ट्राई मिथाइल आपके पास है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, ओएच नेगेटिव है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, इजीली ओएच नेगेटिव आयंस को डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम के बी ऑफ बेसिस पढ़ रहे हैं। बेस हमने इसमें लिख दिया है एम ओ एच, जो डिसोशिएट हो जाएगा एम पॉजिटिव में, ओ एच नेगेटिव आयन में ये डिसोशिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें इसकी जस्ट के बी वैल्यूज़ लिखनी है। के बी हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर बेस। तो बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो है ये। ओके, तो ये आपका क्या है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये बताएगा कितने एक्सटेंट तक कोई भी जो हमारा कोई भी बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक है, वो बताएगा। के बी हमने पहले पढ़ा है कि ए की तरह ही होता है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखना है कि के बी हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बी जो होता है वो के ए की तरह होता है। ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा, नीचे हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ही जो हमारे प्रोडक्ट उनकी कंसंट्रेशन लिख रही हूँ, दैट इज़ एम पॉजिटिव आपका हो जाएगा। ओके, तो दूसरा क्या हमारा ओ एच नेगेटिव आयन है, उसकी भी कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और दूसरा क्या बचा हमारे पास, एम ओ एच हमारे पास बचा। ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे के बी को, यानी ऊपर हमारे पास क्या रहेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रहेगी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट, नेक्स्ट हम यहाँ पर पी के बी को लिख रहे हैं, ये बिल्कुल पी के ए के बिल्कुल सेम है। पी के बी इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ के बी आपके पास हो जाएगा। तो उसी तरह से पी के बी को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोगरिथम ऑफ के बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। यानी किसी की भी अगर पी के ए वैल्यूज़ जो होती हैं, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी की भी पी के वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी के बी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। अगर किसी की भी के बी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी के बी वैल्यू आपको हाई मिलेगी और पी के वैल्यू उसकी क्या रहेगी, आपको लो मिलेगी। ओके, दिस इज़ क्लियर। ओके, इसमें देख लिए, इसमें हमने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पर बेस जो है रिप्रेजेंट किया। आप इनको देख सकते हैं कि पी के वैल्यूज़ को आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आप ये क्लियरली मैंने डायरेक्टली बुक से ही ये सारे के सारे एग्जांपल्स लिए, अपने पास से कोई एग्जांपल नहीं लिया है। आप इनकी पी के वैल्यूज़ और के वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके।